हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A2 क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं आप सबों के लिए लाया हूँ और ये संबंधित है दोस्तों आपका क्लास 9th का मैथ। जी हाँ दोस्तों, NCERT क्लास 9th की जो मैथ है दोस्तों, उसी का पहला चैप्टर पर मैं आज चर्चा करूँगा विस्तृत रूप से। क्लास 9th NCERT और पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, और वो है आपका नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। दोस्तों, आप सबों को मैं बहुत ही अच्छी तरह से कंसेप्ट के साथ स्टेप वाइज आपको पढ़ाता जाऊंगा। उसके बाद आपको सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह से याद रखनी है, उसका प्रैक्टिस करना है दोस्तों। और उसके बाद जब हम अध्याय के प्रश्नों का जब सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों, तो फिर आसानी से जल्द आपके प्रश्न हल होते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं किन किन बातों पर चर्चा करूंगा देख लें आप। पहला है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। उसके बाद आपका पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। और थर्ड है पूर्णांक संख्याएं यानी इंटेजर्स। चौथा है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। एंड लास्ट वन इज भाज्य संख्याएं। अंत में है दोस्तों भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह से आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैं अच्छी तरह से आपको सारा चीज समझाता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए, सबसे पहला पॉइंट है आपका प्राकृतिक संख्या, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर यानी कैपिटल एन। ठीक है, कैपिटल एन। आप एक से शुरू करके अंत तक जितनी संख्याओं की काउंटिंग यानी गिनती करते हैं, वे सारी संख्याएं दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं की गिनती मतलब प्राकृतिक संख्याओं में आता है। यानी 1 2 3 4 इस तरह से चलते रहेगा दोस्तों। 5 6 फिर कंटिन्यू चलते रहेगा। 50 100 10,000 50,000 और ये अनंत तक चलती रहेगी। इसी को बोला जाता है दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं या गिनती की संख्याओं को आपका प्राकृतिक संख्याएं कहलाता है। गिनती की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, या बोल सकते हैं एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। एक से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या, अनंत तक जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, नेचुरल नंबर कहलाती है। जैसे यहाँ पर दे देंगे आप 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से आपका अनियमित रूप से चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप ध्यान रखेंगे सिर्फ इसमें कि प्राकृतिक संख्याएं कभी भी 0 से शुरू नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याएं कभी भी 0 से शुरू नहीं होती है। कहाँ से शुरू होती है? वो 1 से शुरू होती है। तो आपको आई थिंक नेचुरल नंबर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मैं बढ़ता हूँ आगे यहाँ से और चलता हूँ प्राकृतिक पूर्ण संख्या की ओर। दूसरा नंबर है दोस्तों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इसको बोला जाता है दोस्तों होल नंबर, और इसको W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या यदि अगर कोई आपसे पूछे तो आप किसको कहेंगे? तो देखिए, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? आपने प्राकृतिक संख्या सबसे पहले पढ़ ली। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? हमेशा 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, और यदि आपने इसमें 0 से शुरू कर दिया, अगर आपने इसमें
इस संख्या को किससे शुरू कर दिया, 0 से शुरू कर दिया, तो ये संख्या आपका क्या कहलाया जाएगा दोस्तों, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या है। क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, तो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होकर अनंत तक। अब इसमें स्टार्ट पॉइंट के रूप में आप कुछ लिख सकते हैं पूर्ण संख्या में। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ से नजर डालेंगे तो देखिए यहाँ से इधर क्या है दोस्तों, ये 1 से शुरू हो रहा है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये सारे नंबर नेचुरल नंबर हो जाएंगे। और देखिए तो नेचुरल नंबर में क्या था, यही ना था दोस्तों, 1 से शुरू होकर, तो ये नेचुरल नंबर है, यहाँ पढ़ा दिए हैं। और ये आपका एक्स्ट्रा क्या आ गया, 0 आ गया। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मौजूद है कि नहीं, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में मौजूद है, जबकि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में मौजूद है क्या, नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 है, यहाँ 0 नहीं है। इसलिए हम लोग स्टार मार के लिखेंगे। स्टार क्या लिखेंगे मार करके दोस्तों, स्टार देकर के हम लोग लिखेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। जबकि यहाँ लिखेंगे किंतु सभी पूर्ण संख्या क्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या कभी नहीं होती, प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ये दोस्तों आपका हो सकता है इस स्टार से संबंधित कोई प्रश्न आपको आपके अध्याय में आपसे भेंट हो सकता है, यानी आपसे मुलाकात हो सकता है इस स्टार से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न का। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा सावधान रहेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होता है, जबकि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। आराम से एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप, 2 प्राकृतिक संख्या है जो पूर्ण भी है, 0 पूर्ण है किंतु प्राकृतिक नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसमें दूसरा स्टार क्या हो जाएगा, दूसरा स्टार भी लगा सकते हैं आप। दूसरा स्टार में लिख देंगे 0 आ गया ना, तो लिख देंगे 0 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है दोस्तों, और आप जानते होंगे 0 का खोजकर्ता जो आविष्कार, यानी इस 0 का जो चिन्ह है दोस्तों, ये इसको प्रयोग में कौन लाया था दोस्तों, सबसे पहले आपका आर्यभट्ट, खगोल शास्त्री, खगोलविद था दोस्तों वो, और उन्होंने इसका प्रयोग किया था, इसलिए 0 का आविष्कारक आर्यभट्ट को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट के बारे में जानते होंगे आप। आर्यभट्ट यानी वो समुद्रगुप्त, एक राजा था दोस्तों, शासक था गुप्त वंश का, उसी के दरबार में रहता था, ये राज दरबार में। ठीक है दोस्तों, और ये आर्यभट्ट बिहार से बिलोंग करता है। तो आपको आई थिंक यहाँ तक अच्छी तरह से सारा चीज समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों आपका पूर्णांक संख्या। इसको दोस्तों आपका डिनोट किया जाता है इंटेजर आई से। ठीक है दोस्तों, इसको इंटेजर बोला जाता है, पूर्णांक। आइए पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा कुछ समझाना चाहता हूँ पहले, उसके बाद आप पूर्णांक संख्या पर जाएंगे। देखिए, आपने प्राकृतिक संख्या पढ़ ली, यानी नेचुरल नंबर का अध्ययन कर लिया। नेचुरल नंबर किसको बोला जाता है, तो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए कंसेप्ट कैसे इंटरलिंक कर रहा है, एक दूसरे से जुड़ करके बन रहा है। पहले नेचुरल नंबर आया, फिर इसी में 0 जोड़ करके हम लोग पूर्ण संख्या बना दिए, फिर इसी में कुछ जोड़ेंगे और वो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर के भी बारे में हम लोग पढ़ लिए दोस्तों, और उसमें था 0 से शुरू होगा, तो 0 1 2 3 4 इस तरह से आपका चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अच्छा, अगर आप यहाँ से कोई चीज निकालेंगे तो कितना सारा चीज निकलेगा दोस्तों,
कितना पॉइंट निकल सकता है। देखिए 1 से लेके 4 यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक सेम चीज़ निकल रहा है, और ये 0 एक ये अलग आ रहा है। तो यहाँ से हमको 2 चीज़ मिला। क्या मिला दोस्तों? एक ये चीज़ मिला 0, उसके बाद एक मिला 1 2 3 4, ठीक है। और इस तरह से ये इधर इधर चल रहा है, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये सारे नंबर आपको किस में दिख रहा है दोस्तों? ये सारे नंबर देखिए तो इसके सामने क्या चिन्ह है? पॉजिटिव यानी प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। इसके भी सामने प्लस, इसके भी सामने प्लस, इसके भी सामने प्लस, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि प्लस चिन्ह को दर्शाया नहीं जाएगा। किसी भी डिजिट के साथ प्लस चिन्ह को नहीं दर्शाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर प्लस के अलावा कोई दूसरा चिन्ह रहे तो उन्हें साथ में दर्शाना पड़ेगा। अगर माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब देखिए कि माइनस यानी ऋणात्मक संख्याएं कैसे हम यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक। देखिए कोई मान लीजिए कोई ए नाम का एक बंदा है और उसका एक फ्रेंड है बी नाम का, ठीक है दोस्तों। बी नाम का कोई उसका एक दोस्त है, और इस ए नाम का बंदा ने अपने फ्रेंड बी से 5 रुपया क्या ले लिया दोस्तों? उधार ले लिया। इसके पास कुरकुरे खाने के लिए यानी लेस खाने के लिए रुपये नहीं थे। इन्होंने अपने फ्रेंड से 5 रुपया ले लिया, उधार लिया, तो इसको तो चुकाना भी पड़ेगा, है कि नहीं दोस्तों? इस अपने दोस्त को तो फिर चाहे 5 दिन बाद हो या 10 दिन बाद हो, वो तो देना ही पड़ेगा। तो क्योंकि इन्होंने इसको रुपया दिया, इसलिए इसके लिए ये बोनस हो गया दोस्तों। इसको तो आगे जाकर के ये मिलने वाला है, यानी ये 5 रुपया किसी को दिया मतलब ये प्लस हो जाएगा, माइनस कतई नहीं होगा दोस्तों, कभी माइनस नहीं होगा। देखिए जैसे आप ही मान लीजिए, आप कोई भी हो, आप एक बैंक में जाते हैं दोस्तों, और उस बैंक में जाकर के मान लीजिए वो बैंक आपका सेंट्रल बैंक का ही हो या स्टेट बैंक हो, कोई भी आपका अकाउंट रहता है, आपने वहां जाकर रुपया जमा किया, ठीक है। मान लीजिए 5,000 रुपये, कितना रुपये जमा किया? 5,000 रुपये। यहाँ पर आपने क्या किया? डिपॉजिट किया, यानी यहाँ पर आपने जमा कर दिया। जब यहाँ पर जमा किया दोस्तों, तो ये क्या रुपया आपसे दूर चला गया? नहीं, ये आपको मिलने वाला है, ये आपका प्लस पॉइंट, ये आपका बोनस हुआ, यानी जिसको बोलते हैं बैंक बैलेंस। ये दोस्तों ये आपका प्लस में 5,000 है। लेकिन अगर ये मान लीजिए वही ए बंदा था, लेकिन एक बी बंदा है, फिर वो आता है बैंक, बी नाम का बंदा है, और वो बैंक आता है दोस्तों, और उन्होंने बैंक से क्या किया? आपने जो 5,000 जमा किया था, उनको 2,000 का जरूरत था। उन्होंने बैंक वालों से क्या मांग लिया? ऋण मांग लिया 2,000। तो इन्होंने 2,000 बैंक वाले ने, यानी सेंट्रल बैंक जो सीबीआई था, इन्होंने इस बी नाम के बंदे को 2,000 रुपया कर्ज दे दिया, ऋण दिया। तो इसको बाद में क्या करना पड़ेगा दोस्तों? चुकाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया? कर्ज लिया है, यानी ऋण लिया है। तो ऋण लिया मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? -2,000 हो जाएगा। इसलिए ये 5 ये दूसरे को दिया है तो ये +5 हो जाएगा, और ये किसी से लिया है, इससे लिया है, तो ये -5 हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। कैसे माइनस समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इस तरह से अगर इधर जा रहा है तो उसी तरह से क्या होगा दोस्तों? उसी तरह से आपका -1 -2 -3 -4 और इधर चलते रहेगा अनियमित रूप से, इधर -5 -6, है कि नहीं दोस्तों। तो अब आप इस संग्रह, आप इस कलेक्शन, आप इस सेट को देख सकते हैं। ये सेट आपको क्या बयां कर रहा है? देखिए तो आपने इस सेट में देखा, इस संग्रह कलेक्शन में देखा नंबर में, कि ये सारे नंबर कैसे हैं? पॉजिटिव्स हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी पॉजिटिव नंबर्स है। और ये यहाँ से देखिए ये सारे क्या हो गया? ये हो गया नेगेटिव इंटीजर, ये हो गया नेगेटिव संख्या या नेगेटिव इंटीजर, ठीक है दोस्तों। और जीरो क्योंकि बीच में आ रहा है, तो ये न तो पॉजिटिव माना जाता है और न ही नेगेटिव। जीरो को पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर नहीं माना जाता। जीरो को न तो ये क्या है? धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, और न ही
ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आप यहाँ से एक डेफिनेशन निकला, कैसा डेफिनेशन निकला दोस्तों, देखिए तो ये सारा क्या था, ये सारा क्या था, ये सारा पूर्ण संख्या था, और यहाँ से इधर आपका क्या था, ये सारा ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव इंटीजर था। तो बोलेंगे पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनाती है। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आया कि नहीं मेरा एग्जाम्पल? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को पीछे करके आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी देखिए ये यहाँ से मैंने पहले पढ़ाया था, जीरो से अगर शुरू हो रहा है तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, और ये हो गया आपका कैसी संख्या है, ऋणात्मक संख्या। तो पूर्ण संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनाती है। या बोलेंगे पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत, कहीं पर डाउट है नहीं? तो पूर्ण संख्या को आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब इसका भी स्टार्ट पॉइंट होगा, इसका भी स्टार्ट, पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जीरो ले लेंगे मिडिल में, जीरो के बाद इधर आपका पॉजिटिव इंटीजर को लिखते रहेंगे। ठीक है, और इधर लेंगे आपका -1 नेगेटिव इंटीजर को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम लोगों को क्या क्या मिला, हम लोगों को मिला धनात्मक पूर्णांक। अगर कोई पूछ ले धनात्मक पूर्णांक इसमें कौन कौन है, अगर क्वेश्चन आ जाए इसमें धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होगा, तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन होगा, 1 2 3, ये हो जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक कौन कौन होंगे, तो ऋणात्मक पूर्णांक आराम से यहाँ पर लिख सकते हैं आप आराम से, -1 -2 -3, ये चल रहा था इस तरह से, है कि नहीं दोस्तों? उसके बाद जीरो क्या है, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक है, कौन सी संख्या, कौन सा, जीरो, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, और वो कौन है, जीरो आपका। तो जीरो न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक संख्याएं, -1 ऋणात्मक पूर्णांक में आ जाएगा, -1 -2 इस तरह से, धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 इस तरह से चलता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका स्टार 1 में आप इसी से डेफिनेशन बना सकते हैं अगर चाहेंगे तो आप। उसके बाद आप देखने का प्रयास कीजिए, स्टार में मैं लिख रहा हूँ, देखिए आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये क्या है आपका, यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है, प्राकृतिक नजर आ रहा है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही है, इसलिए आप कहेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्या होती है, पूर्णांक संख्याएं होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी प्राकृतिक, क्योंकि यहाँ पर पाया गया है कि नहीं, इसलिए बोलेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, किंतु सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। ठीक है दोस्तों, क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक होगा? कभी नहीं होगा। -1 कभी प्राकृतिक हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि माइनस है, और हमने जाना है प्राकृतिक संख्या में कभी कहीं पर भी माइनस नहीं आता, क्योंकि वो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। यहाँ पर -2 पूर्णांक संख्या है किंतु प्राकृतिक नहीं होगा, -3 पूर्णांक तो होगा किंतु प्राकृतिक नहीं होगा। उसी तरह से देखेंगे दोस्तों, अगर आप यहाँ से ध्यान देंगे तो देखिए तो 0 से शुरू होकर के ये सारा संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका होल नंबर हो जाएगा, होगा कि नहीं? 0 से शुरू होकर जाने वाली संख्या ये होल हो जाएगा, इसलिए आपने स्टार दूसरा में लिखना है, लिखेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है, किंतु सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। स्टार 2 में लिखेंगे, दूसरा स्टार में लिखेंगे आपका सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्याएं होती है, किंतु सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, जैसे -2 एक पूर्णांक है किंतु पूर्ण नहीं, -3 एक पूर्णांक है किंतु पूर्ण नहीं, -1 पूर्णांक संख्या तो है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होकर जाएगा, 0 1 2 3 इस तरह से अनंत पर चलते रहेगा। ठीक है दोस्तों,
ये दोनों स्टार पॉइंट भी आप लिख लेंगे। तो आइए आप आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या, इसको समझने का आप प्रयास कीजिए। मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जैसे ले रहा हूँ मैं 2, जैसे मैं ले रहा हूँ 7, जैसे ले रहा हूँ 11। ठीक है, आप 2 को भाग दीजिए, 2 को क्या कीजिए, भाग दीजिए। किन किन संख्याओं से आप भाग दे सकते हैं, तो वो कीजिए। तो 2 को हम 2 से भाग दे सकते हैं आराम से। 2 एकम 2, यहाँ से ये 0 बचेगा, कट जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 को और किस से भाग दे सकते हैं, 2 को 1 से भाग दे सकते हैं आराम से। तो 1 दूना 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने ये बचा। अच्छा, अब 2 को कोई भाग दे करके दिखाए तो हमको पूर्ण संख्या आना चाहिए। भाग पर मैं पूर्ण, यहाँ पर पूर्ण संख्या भी आना चाहिए भाग, जिसे भाग। तो क्या 2 और 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या है जो 2 को और काटेगा? कोई ऐसी संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से मैं 7 का एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, 7 का देखिए, तो 7 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ आपका। तो 7 किससे कटेगा, 7 से तो कटेगा ही आने से, ये 7 कैंसिल हो गया। फिर इस 7 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, 1 7 7, ये भी हो गया। अब आप 7 को कोई अदर डिजिट से डिवाइड कीजिए, क्या वो डिवाइड पूर्णतः हो जाएगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 केवल 7 और 1 से ही डिवाइड लगेगा, 2 केवल 2 और 1 से ही डिवाइड लगेगा। उसी तरह से 11 का करके देखेंगे आप, 11 भी उसी तरह से सिर्फ 11 और 1 से ही भाग लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल रहा है? तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जैसे इस नंबर को आप देखेंगे 2 3 5 7 11 13 17, इस तरह से चलता रहेगा। इन नंबर्स को आप जब देखेंगे तो इससे पता चलेगा आपको कि ये सारे वैसे नंबर हैं जो केवल और केवल स्वयं से, जो केवल और केवल स्वयं से यानी खुद से और 1 से डिवाइड लग रहा है, यानी भाग लग रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर से भाग नहीं लग रहा है। यानी कहने का सेंस यह हुआ दोस्तों कि अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? कहेंगे 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 1 से तो 1 तो आ गया ना, यहाँ पर भाग दे रहे तो 1 और स्वयं तो आ गया, तो 1 से अधिक, तो बोलेंगे 1 से अधिक वे प्राकृतिक संख्याएं, 1 से अधिक वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं एवं 1 से विभाजित हो, जो स्वयं यानी खुद से, या लिखेंगे वे 1 से अधिक वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं तथा 1 से ही विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। तो लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल आप आराम से लिख सकते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए इसमें स्टार पॉइंट में क्या है। तो स्टार पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, स्टार पॉइंट में लिखेंगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होगा दोस्तों? सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा? आपका 2 हो गया। ठीक है, अच्छा और ध्यान दीजिए, सबसे छोटा अभाज्य सम संख्या, कैसी संख्या? सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, जैसे 2, जैसे 4, 6, 8, 50, 100, 112, ये सारा 1 से 2 से कट रहा है कि नहीं पूरा पूरी? तो ये सारा क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ये हो जाएगा आपका सम संख्या। और विषम संख्या किसको बोलते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा न कटे,
उसको विषम संख्या बोलेंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी, छोटा नहीं होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। तो सम संख्या इसमें कौन नजर आ रहा है? 2 ही आ रहा है। इसके अलावा कहीं पर और सम संख्या है और कभी जिंदगी में आने वाला भी नहीं है आगे, क्योंकि अगर सम संख्या होगा तो वो 2 से कट जाएगा, और जब 2 से कट जाएगा तो गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना गुणनखंड? केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या सम संख्या कौन है? वो भी 2 है। उसके बाद आप थर्ड स्टार में लिख देंगे, थर्ड स्टार में लिखेंगे अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं? केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चले अब आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्या, ठीक है। देखिए आपने क्या देखा? आपने देखा 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से जो जा रहे थे, ये सारे नंबर्स क्या हो रहे थे? ये सारे नंबर आपने इन सारे नंबरों को क्या कहा था? इन सारे नंबरों को आपने अभाज्य संख्या कहा। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या कहा, यानी जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर आप देखेंगे इन सारे नंबर के बीच कौन कौन डिजिट छुपे हुए हैं, कौन कौन से नंबर छुपे हुए हैं, देखे तो 3 और 5 के बीच कौन है दोस्तों? 4। 5 और 7 के बीच कौन है आपका? 6। 7 और 11 के बीच कौन कौन है? देखे तो 8, 9, 10। 11 और 13 के बीच कौन कौन छुपा हुआ है? 12। ठीक है, इसी तरह से। अच्छा, अब अगर आप इनको भाग देकर के देखेंगे तो ये स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या, किसी अन्य डिजिट से भी डिवाइड लग जाएगा नंबर से। देखिए जैसे 6 को मैं भाग देके देखा, 6 को हमने 6 से दिया तो 1, 6 कम 6 यहाँ पर पूरा कर दिया। ठीक है, दूसरा आप देखें 6 को फिर भाग दे रहे हैं हम, कितना से? देखिए 6 को मैंने भाग दिया 3 से, पहले 1 से ही दे देते हैं, तो 1 से दिया मैंने तो 1, 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर 6 को मैंने भाग दिया 3 से, तो 3 दूना 6। ठीक है दोस्तों, फिर ये हो गया आपका, ये इधर हो गया। उसके बाद फिर मैंने 6 को भाग दिया कितना से? 2 से, तो 2 तिया 6 आ गया। देखिए इन सारे मतलब इस 6 के कितने सारे गुणनखंड हो गए? या देखेंगे ये 6 किन किन नंबरों से भाग लग गया। ये 6 आपका अपने स्वयं से भी भाग लगा, 1 से भी भाग लगा, 3 से भी भाग लगा और 2 से भी भाग लगा, यानी ये 4 संख्याओं से कट रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 4 यानी 2 स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट रहा है। तो हम कहेंगे ये जो नंबर कहलाएगा 6 आपका भाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या किसको कहेंगे? तो कहेंगे एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्याएं, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य दूसरी संख्या से भी भाग लग जाए, लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसको बोलेंगे हम भाज्य संख्या। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे 1 तो नहीं आएगा, 2 अभाज्य में आ गया था, 3 अभाज्य में आ गया था, तो आपका 4 भाज्य हो जाएगा, 6 भाज्य हो जाएगा, 8 भाज्य, 9, 10, 12, 14, 15 और इस तरह से आपका अनुवाद चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका कहलाएंगे क्या? भाज्य संख्या। या आपको दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से क्या हो? अधिक गुणनखंड हो,
तो उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उन्हें हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो अब इसमें स्टार पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। स्टार पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं। पहला स्टार हमको निकल के आएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आ जाएगा? 4 यानी 4। उसके बाद दूसरा स्टार में लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य सम संख्या। सबसे छोटी भाज्य होना चाहिए, फिर सम भी होना चाहिए। कंडीशन है दोस्तों, भाज्य भी हो और सम भी हो। तो देखिए, तो सम संख्या मैंने कहा था कि वही संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। क्या 4 पूरा 2 से पूरा कट रहा है? 2 दूना 4, हाँ कट गया। तो सबसे छोटा सम संख्या यही हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, अगला स्टार देखें, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहेंगे? तो विषम संख्या कहते हैं वे संख्या जो 2 से पूरा न लगे, जो 2 से पूरा न कटे, या जो 2 से पूरा विभाजित न हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए 4 2 से कट रहा है, 2 क्या 6 कट रहा है, 2 चौक 8 कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है, 2 चौक 8, 2 5 10, तो बीच में आ गया। तो 9 2 से नहीं कट रहा है, तो यानी ये 9 आपका कौन सा संख्या हो गया? कौन सी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई। ये 9 आपका विषम संख्या। तो बोलेंगे सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 होगा। कौन होगा? 9 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये कंसेप्ट आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो मैं बार बार इस सेंटेंस को दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि कंसेप्ट क्लियर होने से ही अध्याय के सारे प्रश्नों का हल आसानी से हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छी तरह से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद मैथ सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।